नमस्कार। बाबा 9 से मैं भूपेंद्र कुमार। बात बेबाक एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर कोटा की डॉक्टर हेमलता गांधी जी से। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हेमलता गांधी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हेमलता गांधी है और मैं ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान WCD डिपार्टमेंट कोटा से हूँ। और बेटियों और महिलाओं के लिए आज अगर हम देखें तो पूरे देश में आधी आबादी की बात की जा रही है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि G20 विमेन लीड डेवलपमेंट, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किए हुए हैं उसके अंदर भी कि पूरे विश्व के अगर हम आंकड़ों को निकालें तो हर जगह किसी न किसी रूप से महिलाओं के ऊपर या महिलाओं को आगे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये आज जरूरत क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं विकसित भारत, विश्वगुरु भारत और ऐसा समृद्ध भारत जिसमें कोई गरीबी ना हो, भूखमरी ना हो, जहां बेरोजगारी ना हो, जहां किसी तरीके का भेदभाव ना हो, असमानता ना हो। तो ये तभी हो सकता है जब हम महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, बेटे और बेटियां, बहू और बेटे दोनों मिलकर इस सोसाइटी को रन करें, नॉट ओनली सोशली, इकोनॉमिकली भी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी भेदभाव नहीं करती है, सोसाइटी भेदभाव करती है, टेक्नोलॉजी भेदभाव नहीं करती है। आज अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी के अंदर कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म के सेक्टर में हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी के सेक्टर में हो, या किसी भी तरीके से महिलाओं को सुविधाएं देने के क्षेत्र में। अब हम कर क्या सकते हैं? बेसिकली है सब कुछ, लेकिन हमें विकसित भारत बनाना है और हमारा संकल्प है कि कम समय में हमें ज्यादा काम करना है। तो हमें सोसाइटी की इस आधी आबादी को एम्पावर्ड करना पड़ेगा। रूरल का अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अलग तरीके का एक भेदभाव है, अलग तरीके की एक परिस्थितियां हैं। शहरी क्षेत्रों में अगर देखें, अर्बन एरियाज के अंदर देखें तो यहाँ का बैकग्राउंड और यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो कुछ अलग है। फिर अगर हम मेट्रो सिटीज में जाएं, हम इंटरनेशनल लेवल पर जाएं तो हर जगह अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है। अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो हमें अपनी मेंटलिटी, अपनी मानसिकता को ये बदलना पड़ेगा कि बेटे और बेटियों को दोनों को मिलकर इक्वल फ्यूचर, अगर हमारा बेटर फ्यूचर है तो वो हमारा इक्वल रहने पर ही है। हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की ओर देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 8 घंटे कोई भी हमारे घर के जो मेल है, चाहे भाई हो, पति हो, पिता हो, 8 घंटे वो काम करते हैं। इसी तरीके से महिलाएं भी अपने गृह कार्य, अपने पारिवारिक कार्य, अपने सामाजिक कार्य 8 घंटे करती है। लेकिन आप देखिए कि जब बजट बनता है तो बात की जाती है कि पुरुषों के योगदान को, उनके श्रम को हमेशा बजट के आंकड़ों में, देश के डेवलपमेंट के आंकड़ों में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन महिलाओं के द्वारा जो 8 घंटे काम अवैतनिक रूप से किया जा रहा है उसको किसी भी तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता। साथियों, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूं, आज पूरे विश्व के अंदर मेड के रूप में, कहते हैं ना बाई के रूप में, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा, सफाई, वो तमाम गृहस्थ के कार्य अगर आपको आपके घर में एक मेड लगानी पड़े तो आप कितना रुपया देंगे उसको? और उस मेड के कारण आप तो मेड लगा रहे हैं लेकिन उसको एक रोजगार मिल रहा है, उसको एक एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि हमारी भारतीय गृह व्यवस्था के अंदर हम महिलाओं के योगदान को निःशुल्क अवैतनिक मानकर उनको अग्रिम पंक्ति में नहीं लेकर आ रहे। पहले महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी जब विश्व गुरु था हमारा भारत।
ये तो मध्यकालीन व्यवस्थाएं डगमगा गई, जिन्होंने हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं को चरमरा दिया, और उसी के कारण ये भेदभाव की एक नई दुनिया शुरू हो गई, जिसमें एक वरिष्ठ, एक कनिष्ठ, एक छोटा, एक बड़ा, एक महिला, एक पुरुष, जिसमें जेंडर जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। साथियों, जेंडर बजट की जब भारत सरकार ने बात की है तो उन्होंने यही कहा कि महिलाओं के ऊपर हम जो खर्च कर रहे हैं, जो व्यय हो रहा है, जो एक्सपेंसेस हो रहा है, जो विभिन्न प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोग्राम जो कानूनी तरीके से हो रहा है, उनको हम अलग से उसकी एक स्टडी करें और एक समाज को एक आईना दिखाएं कि किस तरीके से ये व्यय किया गया था और इस व्यय के कारण आज किस तरीके से सामाजिक बदलाव आ रहे हैं। आज अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखें, डिजिटल इंडिया के माध्यम से देखें, तो हर दिन महिलाओं में एक नई जागृति आ रही है। अलग अलग बेटियां अलग अलग सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो अगर हम सामाजिक तौर पर उनको सम्मान नहीं दे सकते, लेकिन तकनीक की दुनिया होने के कारण आज सोशल मीडिया के माध्यम से बेटियां और महिलाएं अपनी एक नई इबादत, एक नई कहानी लिख रही हैं। अपने हौसलों की उड़ान के माध्यम से देश की उन्नति, तरक्की, प्रगति और विकास में अपना योगदान दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि महिलाएं पीछे नहीं है, हमें साथ मिलकर ही आगे बढ़ना है, तभी हम एक बहुत अच्छा हमारा विकसित भारत का जो सपना है वो हम साकार कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है आज हमें बाबा 9 पर, लेकिन साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगा, जितने भी आपके ये प्रोग्राम चल रहे हैं भारत सरकार के, तो ये महिलाओं तक किस तरीके से आप पहुंचा रहे हैं, इनकी क्या रूपरेखा है आपने बना रखी है? क्योंकि एक गांव धानी धानी तक आज पहुंच नहीं पाती है सारी जो जितनी भी सुविधाएं या जितनी भी स्कीमें जो गवर्नमेंट चलाती है, तो आप उनको किस तरीके से आगे तक पहुंचाने वाले? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, दो तरीके की स्कीम्स हर सरकार चलाती है। एक है इंडिविजुअल बेनिफिट और दूसरा है कम्युनिटी बेनिफिट। तो हम अगर महिलाओं को देखें तो सुविधा, सुरक्षा, सम्मान, न्याय और समानता, ऐसी दुनिया कायम करने के लिए सरकार ने कई तरीके की स्कीम चलाई हुई है। उनको पहुंचाने के लिए हम सबसे पहले महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। मैं जिस प्रोग्राम को अभी लीड कर रही हूँ, जिस प्रोग्राम को देख रही हूँ, गांव और शहरों के अंदर हमें महिलाओं को एक मंच पर लेकर आना है, जिससे हम उनको एक सोशल इंक्लूजन के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझ सके, उनकी प्रॉब्लम्स को जान सके और उसके क्या सॉल्यूशन, समाधान निकल सकते हैं वो हम कर सके। तो हम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार ने एक बहुत अच्छी एक दूसरी स्कीम भी देखें तो हम कई तरीके के सम्मान और पुरस्कार आज बेटियां और महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो इससे भी उनका हौसला बुलंद हो रहा है। दूसरा, अगर हम सुविधा की बात करें तो हर घर शौचालय, घर घर शौचालय, बहू बेटी बाहर ना जाए, घर में शौचालय बनाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना खूबसूरत कार्यक्रम, एक महिला और बेटी अगर किसी घर में है और वो लोटा लेकर जा रही है इस डिजिटल युग में, तो आप सोचिए कि क्या हमारे देश का विकास, हम किस और विकास की ओर बढ़ रहे हैं ये हम देख सकते हैं। तो ये सुविधा, मैंने 3 बातें आपको बोली है, सुविधा, सुरक्षा, सम्मान। तो सुविधा के अंदर आ रहा है कि घर घर शौचालय बने, तो ये महिलाओं का एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका सॉल्यूशन है। दूसरा, अकाउंटिंग। आप देखें कि बैंक में महिलाओं के कोई खाते नहीं थे, कोई अकाउंट्स नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल, वित्तीय जो लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से कई तरीके के जीरो बैलेंस अकाउंट खुले और महिलाएं छोटी छोटी सेविंग करके अपने आप को इकोनॉमिकली सस्टेन कर रही हैं। तीसरा आता है सुरक्षा। सुरक्षा के लिए अगर हम देखें तो आज महिलाओं और बेटियों को कई तरीके से ऑनलाइन, ऑफलाइन
सेल्फ डिफेंस की बेटियों को ट्रेनिंग दी जा रही है स्कूल्स के अंदर, और वहीं सैनिटरी पैड से भी किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा करे वो भी उनको बताया जा रहा है इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से। और कहीं ना कहीं जो वारदात अगर कुछ हो जाता है तो महिलाओं के लिए कई तरीके की हेल्पलाइन सुविधा भी उपलब्ध है, और पुलिस फोर्स की एक अलग से विंग, विमेन विंग भी काम कर रही है, जो अलग अलग जगह विमेन आर्मी के नाम से या ग्रीन आर्मी के नाम से। तो महिलाओं को प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, सेफ्टी भी मिल रही है, साथ में उनको होनर, रिगार्ड, उनका सम्मान भी हो रहा है, और फैसिलिटीज भी जो है गवर्नमेंट के माध्यम से हम उनको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये और जानना चाहूंगा कि आपकी ये सारी चीजें आपने जो बताई, क्या वाकई धरातल पे ये महिलाओं तक या जहां तक बच्चियों तक पहुंच रही हैं, इसके लिए आप क्या तरीके से पता करते हैं कि किन तरीकों से ये, कि आप ऐसी कोई टीमें बना रखी हैं जिनसे आपको ये पता लगे कि वाकई में ये स्कीमें, ये प्रोग्राम नीचे तक महिलाओं तक पहुंच रहे हैं और वो इसका उपयोग भी कर पा रही हैं, फायदा भी उठा पा रही हैं या नहीं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स, स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। वो उनके बेनिफिशियरी कौन है? वो अभावग्रस्त, गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे दिव्यांग हो, वरिष्ठ हो, युवा हो या बेरोजगार व्यक्ति हो। अब उन तक ये पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, अगर ये आपको जानना है तो सबसे पहले आपको सामाजिक तस्वीर आपको दिखाई देगी। अगर महिलाओं को वास्तव में बेनिफिट मिल रहा है स्कीम से, तो उनके अंदर एक चमक, एक ऊर्जा अपनी बात बताने की, वो स्वमोटो होके आगे आकर अपनी समस्याओं को आपसे शेयर करेगी। और मैं ये तब्दीली, ये बदलाव, एक अजीब तरीके का एक बदलाव महिलाओं में अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जो मजरा, दूर दराज के गांव, ढाणी, वहां पर एजुकेशन का लेवल थोड़ा कम है, लोगों की मेंटेलिटी जो है वो बहुत संकुचित और भेदभावपूर्ण है, तो वहां अभी महिलाएं खुलकर नहीं आ पा रही हैं, खुलकर अपनी बात को नहीं कह पा रही हैं। तो ऐसी जगह हम कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से, मोटिवेटर्स के माध्यम से, कहीं ऐसे वहां के प्रभावशाली लोगों के माध्यम से, और कहीं इस तरीके से एक दूसरे के सफल उदाहरण देकर, मैं भी एक छोटे से गांव की लड़की हूँ, बहुत छोटा सा गांव है मेरा, बकानी, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुझे भी बचपन में भेदभाव की स्थितियां मैंने जो है देखी है समाज के अंदर। जब मैं कोई काम करने के लिए अपने आप को प्रोमोटिव करती थी तो लोग बोलते थे नहीं लड़की है, इसको नहीं, रहने दीजिए। लेकिन आज वही समाज, तब्दीली आई है, तभी वही समाज, आई वॉज द फर्स्ट गर्ल कि मैं बाहर पढ़ने के लिए अपने विलेज से बाहर गई थी। आज मेरे गांव की न जाने कितनी लड़कियां अपना एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी को पूरा बाहर जाकर वो काम कर रही हैं। तो एक सफल उदाहरण हजारों लाखों बेटियों और महिलाओं की जिंदगी बदल रहा है। और मैं वही रोल मॉडल का काम आज ग्रामीण बेटियों के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए यहाँ कर रही हूँ। तो निश्चित रूप से तब्दीली तो दिखाई दे रही है, सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस तो सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं। उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है बट आ रहा है, ये धीरे धीरे जो है कदम चल रहा है आगे। एक प्रश्न और मेरे मन में आया है, अभी आपने एक शब्द कहते बाहुबली या प्रभावशाली लोग। जो प्रभावशाली लोग होते हैं, कई बार देखा गया है और जानने में ये आया है कि वो जो गांव के या धानियों के जो प्रभावशाली लोग होते हैं, जैसे ही कोई सर्वेयर या कोई टीम पहुंचती है तब तो वो प्रभावशाली लोग पूरा बंदोबस्त कर देते हैं। और देखा जाता है कि या सुना जाता है कि उन्हीं के माध्यम से वहां के लोगों का शोषण ज्यादा होता है, खासकर बच्चियों का और उन महिलाओं का शोषण ज्यादा होता है। तो ये कहाँ तक सत्य है इसमें? देखिए, हर जगह इन्फ्लुएंसर की जरूरत पड़ती है। आप कहीं पे भी जाओगे ना कि मुझे एक छोटे से विलेज के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर, एक घर के अंदर एंटर करना है, तो हम ये चाहेंगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे वहां तक पहुंचा दे। तो हम इन्फ्लुएंसर ढूंढते हैं, प्रभावशाली, ख्याति प्राप्त लोग, ऐसे पंच जिसको बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम ढूंढते हैं। तो वो हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं,
उनको सुनने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, आदर्शवादी लगता है, एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए बातें लगती हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कि प्रॉपरली क्या हमने जो कहा है, आपने जो सुना है, क्या हम मिलकर इसको समाज में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे बाल विवाह के ऊपर ले लें, जैसे मृत्यु भोज के ऊपर ले लें, जैसे नशा मुक्ति के ऊपर ले लें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन हर महिला को भी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन एक काम हो सकता है हमारे देश के अंदर। वो क्या है? स्किल। आप हुनर के माध्यम से उनको हुनर देकर, उनको प्रशिक्षण देकर, उनको एक्सपोजर देकर, उनको लर्निंग देकर एक रोजगार प्रोवाइड करा सकते हो, ताकि गरीबी और बेरोजगारी और बेकारी तीनों का समाधान हो सके। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, अपितु ये युवाओं के लिए भी है, जो बेकार गांव में, जो शहरों में लोग बैठे, उनके लिए भी है, और ये उनके लिए भी है जो आज नशे की लत और कई तरीके की दुष्प्रवृत्तियों से जो संलग्न हो चुके हैं जिसके अंदर, उनके लिए भी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव है। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपको सारी जानकारियां लेकर, और हमारे चैनल के माध्यम से आपका ये संदेश जहां तक है ज्यादातर लोगों तक। मैम साथ ही साथ मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आज युवा वर्ग की बात करें तो युवा वर्ग लगभग अपनी लाइन भटकता गया है, और एक बहुत गलत चीज जो लोगों के, युवाओं के अंदर आ चुकी है वो है नशा और गलत चीजों की संगति। तो उसके बचाव के लिए, उसकी रोकथाम के लिए आपकी संस्था क्या कदम उठा रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अभी आप सुन रहे हैं हर जगह टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल के माध्यम से, कि विकसित भारत अभियान एक मुहिम छेड़ी हुई है। लेकिन आप और हम अगर एनालाइज करें तो विकसित भारत किसके दम पर बनेगा? वो है युवा। आज विश्व के जितने भी देश हैं वहां बुजुर्ग होती हुई आबादी है, और सबसे ज्यादा यूथ अगर है तो वो इंडिया के पास है, भारत के पास है। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि उस यूथ को, युवा को, उस तरुण को, उसकी तरुणाई को दिशा देने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा देश के अंदर आज दिक्कत है नशा कोई एक तरीके का नशा नहीं है। आज नशे के विभिन्न स्वरूप आ गए हैं और उसमें हमारा युवा उलझता जा रहा है। ऐसे में सबसे पहला और सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप होना चाहिए कि हम नशा मुक्त भारत कैसे बनाएं। दूसरा, अगर युवाओं को सही दिशा देनी है तो हर हाथ को काम, हुनर को पहचान। अगर आपने उस युवा को बेरोजगार रखा, बेकार रखा, तो वो कहीं ना कहीं दुष्प्रवृत्तियों में या हिंसात्मक प्रवृत्तियों में, कहीं गलत आचरण में वो चला जाएगा। तो हमें अपनी युवा आबादी को बचाना है। तीसरा, हेल्थ इज वेल्थ। सबके लिए हेल्थ सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन आज युवा पाउच, स्मोकिंग के माध्यम से जिस तरीके से अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है शरीर के माध्यम से, न जाने कितने युवा, आप देख रहे हैं कि हर दिन युवा लोगों को अटैक आ रहा है। युवा लोग इतना स्मोकिंग कर रहे हैं कि उनके फेफड़े खराब हो गए, इतने कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं कि लोगों को चैन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जहां दम भरते हैं, जहां हम पूरा विश्व भारत की तरफ निगाहें लगाया हुआ है कि सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है, वो युवा स्वस्थ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, प्रतिभावान होना चाहिए, गर्वित होना चाहिए, तभी ये देश विकसित बनेगा। तो मैं युवाओं को यही आह्वान करना चाहती हूँ कि आने वाले समय में हमको बहुत काम करना है। 2047 जो कि हमारा विकसित भारत का संकल्प है, युवा अपने आचारों से, विचारों से, अपने कर्मों से आगे बढ़े और इन दुष्प्रवृत्तियों को बिल्कुल हटा के सत्प्रवृत्ति, और हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो रुको मत जब तक कि तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और हमारा लक्ष्य, हमारा भारत विकसित भारत बने, विश्व गुरु भारत बने, और महिला और बेटियां, बेटे और बेटियां, महिला और पुरुष सब मिलकर एक साथ चले
और अपने देश की उन्नति, तरक्की, प्रगति और विकसित भारत की राह को प्रकाशित करें। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू। ये थी हमारे साथ हेमलता, डॉक्टर हेमलता गांधी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कोटा से। आगे हमारे साथ और भी मुलाकातों के लिए बने रहें बाबा 9 पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हाँ, पर ध्यान रहे, बाबा सब जानता है। धन्यवाद।